कि मैंने जैसे बहुत सारे बच्चे देखे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, यानी कि बच्चे का मस्तिष्क तो डेवलप नहीं कर रहा है लेकिन शरीर बढ़ रहा है, तो उन बच्चों में मानसिक संतुलित, उनका मन संतुलित नहीं हो पाता, उनकी बुद्धि अपग्रेड नहीं हो पाती, या कुछ मेडिकल इश्यूज तो देखो होते ही हैं, बट उसका इफेक्ट उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है। यानी कि आप अपने अगर बच्चे की कुंडली, बच्चे की लाइफ देखना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। संतान अच्छी होगी या संतान खराब होगी, संतान सुख देगी या आपको प्रॉब्लम्स देगी, तो आप अपनी जन्म कुंडली के 5th हाउस से जान सकते हैं। 5th हाउस का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5th हाउस हमारे पिता का भी घर है और हमारी संतान का भी घर है। असेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों 5th हाउस से देखे जाते हैं। ज्ञान, बुद्धि, भावुकता, संतान, पेट की प्रॉब्लम, जितना भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है उस ज्ञान से तरक्की करता है, उसका विचार जितने भी आप देखते होंगे कि आईआईटी, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें जो हैं 5th हाउस से ही विचारी जाती हैं। 5th हाउस से अगर हम रोग की बात करें, विकारों की बात करें, तो हृदय रोग या शुगर से रिलेटेड रोग 5th हाउस से देखे जाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी कुंडली के 4th भाव से, लेकिन अगर बॉडी में हार्ट इश्यूज हैं और आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, यानी कि ब्लॉकेज आ गई है, तो उसका विचार हम 5th हाउस से करते हैं। हार्ट के जितने भी स्टंट डलते हैं ना, वो 5th हाउस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो संतान के लिए जीवन में कितने कष्ट, संतान कितने महीने बीमार रहेगी, कितने साल पीड़ित रहेगी, ये सब 5th हाउस से देखा जाता है। बच्चे का 5th हाउस का मालिक अगर नीच राशि में बैठा है, या 5th हाउस का मालिक चंद्रमा है, या 5th हाउस का मालिक सूर्य है, या गुरु है, या मंगल है, और वो राहु और केतु के साथ युति बना करके बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत होना होगा। हर माता को सचेत होना होगा। अगर आपके बच्चे की मानसिकता में कोई इशू उत्पन्न होता है, आपके बच्चे का मस्तिष्क अपग्रेड नहीं हो पाता, आपके बच्चे की मनस्थिति स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली का 5th हाउस एक्टिव हो रहा है और उसको आपने एक्टिव नहीं होने देना है। तो आपको ये समझना होगा, अगर वो ग्रह नीच का है तो उसके दान करने हैं, अगर नीच का है तो दान करने हैं। कोई ग्रहण लगा है, अब देखिए बहुत बार मैं देखता हूँ कि सूर्य केतु का ग्रहण लगा है 5वें घर में, तो उसके लिए व्यक्ति को सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए और हरिहरात्मक यज्ञ करना चाहिए, बट ये थोड़े बड़े प्रोसीजर हैं और हर माता और पिता के लिए संभव नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर पाए। बट मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे की कुंडली में बनी है तो जरूरी नहीं है कि उस समय पर उस पैसे के बारे में आप सोचें। उस समय आप अपने बच्चे के लिए वो एक दिन का, जैसे सूर्य विष्णु यज्ञ में क्या होता है या हरिहरात्मक में यज्ञ में क्या होता है कि नवग्रह कवच होते हैं, वो महीनों चलते हैं। महामृत्युंजय, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम को करने में समय लगता है। 10, 11, 15, 20 पंडित अगर मैं बिठाता हूँ तो 1-1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन का प्रोसीजर अगर मैं कराऊं तो मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार, 7 हज़ार का सामान आएगा। 2 से 3 ब्राह्मण को बुला करके आप उसको करा लीजिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सूतक लग जाते हैं, तो उस स्थिति में पूजा नहीं करा सकते, वो पूजा लगती नहीं है। तो ऐसी स्थिति है तो कोई भी लड़की अपनी माता को, अपने पिता को, यानी कि ननिहाल, पुराने समय में भी दोस्तों मैं बता दूं, जब राजा महाराजाओं के बच्चे पैदा होते थे तो पहले उसका टेवा बनवाया जाता था, उसका टेवा बनवाया जाता था। और टेवा जब बनवाया जाता था तो गुल पुरोहित आकर के बच्चे का टेवा देख करके ये बताते थे कि महाराज ये बच्चा आपके लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है, इसका राज्य के ऊपर प्रभाव कैसा है, राज्य के ऊपर इसके ग्रह किस तरह तरीके से काम करेंगे। तो अब अगर कोई बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो कहते थे कि ये बच्चा आपके ऊपर भी भारी है और राज्य के ऊपर भी भारी है, तो 27 दिन के लिए इसको ननिहाल भेज दो। बच्चा ग्रहण में पैदा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, 40 दिन तक बच्चे को अपने से दूर कर दो, अगर आपने इसको देखा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे बोलते थे, वो डरते नहीं थे और घबराते नहीं थे। और राजा और कोई भी व्यक्ति उस बात को समझते थे, विश्वास करते थे
और उसको उसी समय लागू कर देते थे। यानी कि राजा अपने बच्चे की शक्ल को तब तक नहीं देखता था जब तक कि बच्चा 40 दिन अपने ननिहाल में रह के ना आए। एक ग्रह है सूर्य। अब बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य किस राशि में है? XYZ। अब उसमें केतु भी बैठे हैं, तो ग्रहण लगा हुआ है। राशि है सिंह राशि या राशि है मेष राशि केतु के साथ। लेकिन सूर्य एक राशि में कितने समय तक रहते हैं? 1 महीना। 1 महीना सूर्य एक राशि में रहते हैं, इसी से मंथ डिसाइड होता है। अच्छा। जो महीना है वो सूर्य से ही देखा जाता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, बृहस्पति एक राशि में अप्रोक्स 12 मंथ रहते हैं। अच्छा। राहु और केतु एक राशि में 18 मंथ रहते हैं। सैटर्न शनिदेव एक राशि में पूरे 2.5 साल का वक्त लगाते हैं। मरकरी बुध 45 डेज रहते हैं, मार्स 40 to 45 डेज रहते हैं, शुक्र अप्रोक्स 30 to 40 डेज तक रहते हैं। तो ये मैंने इनकी गति बताई। अब एक राशि को क्रॉस करने में चंद्रमा को 2.25 दिन लग रहे हैं, सूर्य को 1 महीना लग रहा है, शनि को 2.5 साल लग रहे हैं, राहु केतु को 18 महीने लग रहे हैं। तो ये इनकी गतियां हैं। तो 1 महीने के बाद यानी कि 30 डेज के बाद, 40 डेज का मतलब है 30 डेज के बाद सूर्य जो है उस ग्रहण के प्रकोप से दूसरी राशि में चला जाएगा, उसका दोष वीक हो जाएगा। उस ग्रह में भी जाकर के वो करीबन 15 डिग्रियां और आगे बढ़ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य और केतु की अप्रोक्स 21 और 25 डिग्री है। अब 25 डिग्री के बाद 5 दिन ये और अगली राशि में भी जाने के बाद केतु का जो 15 डिग्री का गैप, 15 से 20 डिग्री के गैप में भी सूर्य किसी, अगर 15 डिग्री से कम का गैप है ना और सूर्य ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो वो अस्त हो जाता है। बट केतु के बारे में मैं बता दूं कि अगर 15 डिग्री से 20 डिग्री 25 डिग्री का भी गैप है ना तो केतु का इफेक्ट रहता है। अच्छा। कम होता चला जाता है पर इफेक्ट रहता है। तो करीबन 40 डेज के बाद ये प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता है। अच्छा। यानी कि अगर फिर पिता अपने बच्चे को देखता भी है तो उसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जान माल का कोई खतरा नहीं होगा।